हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो भैया वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ को, जी हाँ, जो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर मुझको तो पल्ले नहीं पड़ता, सर के एक हाथ ऊपर से जाता है। यकीन मानिए, आज के लेक्चर को देखने के बाद आप ये नहीं कहोगे मैं एक क्वेश्चन बना नहीं सकता। गारंटी है 100%। किरचॉफ्स लॉ से अगर क्वेश्चन आता है और अभी क्वेश्चन ना बना पाओ तो बेकार है मामला। बहुत इजी तरीके से आपको, और सिर्फ ज़्यादा रूल नहीं बताऊंगा, सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 रूल होंगे बस, और सभी इक्वेशंस आपसे बन जानी है। ठीक है, तो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि रूल्स एक फ्लो में चलेंगे। ठीक है, चलो भैया आप हेडिंग डाल लेते हैं। तो आज का जो भैया हम लोगों का टॉपिक है वो है भैया किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, और ये इसको हम डाल देते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमको बताने की जरूरत नहीं, ये तो आपको भी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब किरचॉफ्स लॉ की जरूरत क्या पड़ी, पहले से ये बता दें आपको। भाई जब तक मेरे पास सर्किट जो थे वो इजी थे, तब तक तो ओम्स लॉ भैया, ओम्स अपना काम पूरा कर रहे थे। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमारे पास आने लगे तो भैया वहां पर ओम्स लॉ काम नहीं कर पा रहा था। तो फिर भैया किरचॉफ्स भाई ने क्या किया, एक अपना रूल दिया। जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात करते हैं तो वहीं पे भैया किरचॉफ्स रूल लागू हो जाता है। इसी की हेल्प से हम लोग उस सर्किट को सॉल्व करते हैं। किरचॉफ्स ने सिर्फ 2 रूल बताए, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला देखो भैया, और बहुत सरल है, तो इसको बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसी का दूसरा नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट रूल। एक और नाम भी है इसको, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। ये भैया 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये 3 नामों से इसको हम लोग जानते हैं। अब ये कहता क्या है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन मतलब होता है कि जैसे ऐसे नहीं होता है कि कानपुर जंक्शन, कानपुर जंक्शन सेंट्रल जंक्शन, मतलब वहां पर ट्रेन आती भी है, वहां से ट्रेन जाती भी है हर जगह के लिए। तो वैसे यह एक जंक्शन ऐसा होता है कि जहां पर करंट आए भी और वहां से करंट जाए भी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर इस तरीके से मैंने कुछ करंट दिखा दिए हैं, मतलब कुछ करंट आ रही हैं और कुछ करंट जा रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं I1, I2, I3 और I4। ठीक है, यहां पर साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई होता है। तो साइन कन्वेंशन रूल क्या बोलता है कि टुवर्ड्स जंक्शन जो करंट जा रही हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो आपके अवे फ्रॉम जंक्शन जा रही हैं उसको लेते हैं माइनस। ठीक है, तो ये रूल क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट को ऐड कर दो, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक मतलब होता है विद साइन, जब इनको ऐड कर देंगे तो करंट का सम कैसा आना चाहिए, 0 के बराबर। फिर जितना आएगा उतना ही तो जाएगा। तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, क्योंकि देखो दोनों ही जंक्शन की तरफ जा रही हैं तो पॉजिटिव, और ये दोनों जंक्शन से बाहर जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिख दिया कि किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। यही कहलाता है किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल।
ठीक है, कुछ कठिन लगा नहीं है। किरचॉफ्स जो फर्स्ट रूल होता है भैया, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस होता है। यह लिख देंगे, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ कि फर्स्ट लॉ जो है वो किस रूल पर बेस होता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस होता है। ठीक है, पहला रूल कठिन लगा ना? नहीं है, अगला रूल भी कठिन नहीं होना है। मैंने कहा ना, मेरे पास कठिन शब्द होता ही नहीं है। देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसको हटा दें भैया। अब इसको भी हटा दें, इसको हटा दें और इसको हटा दें। ठीक, अब आते हैं किरचॉफ्स का सेकेंड रूल। तो यहां लिख देंगे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। इसको क्या बोलते हैं, इसको किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। ठीक है, एक और नाम है किरचॉफ्स लूप थ्योरम भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको किरचॉफ्स लूप थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहता क्या है, इसको समझ लेते हैं। इसमें ये कहता है, सबसे पहले एक छोटा सा सर्किट बना लेते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा सर्किट बना ले रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। ये आपका R1 R2, ये हो गया R3। यहां से करंट I1, ये करंट I2, ये करंट I3। फिर यहां पर आपका I1, ये करंट आपकी I2। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, एक सर्किट बना दिया। अब ये जो किरचॉफ्स का सेकेंड रूल है, ये कहता है कि किसी भी एक क्लोज्ड लूप में, सबसे पहले भैया एक लूप हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी एक क्लोज्ड लूप में, जैसे चाहे ये लूप सेलेक्ट कर लो, चाहे इसको नाम दे देते हैं A B C D E और F। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 क्लोज्ड लूप पॉसिबल है। कौन कौन से? A B C F A, एक तो लूप ये हो गया। E F C D E, एक तो लूप ये हो गया। एक हो गया A B D E A, एक बड़ा वाला लूप हो गया। ठीक है, कोई भी लूप आप भैया फ्री हो, आप कोई भी लूप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये रूल क्या बोलता है, इन एनी क्लोज्ड लूप, इन एनी क्लोज्ड लूप algebraic sum of EMF, algebraic sum of EMF, यह लिख देते हैं in any closed loop, in any closed loop। ठीक है, कोई भी लूप में algebraic sum of, algebraic sum of EMF, algebraic sum of EMF। algebraic sum of क्योंकि सर इस लूप में तो एक ही है। भाई इस लूप में तो एक है ना, लेकिन अगर बड़ा वाला लूप ले लो तो इसमें तो 2 हो गए ना, 2 सेल लगी ना, तो इनका तो सम करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे एल्जेब्रिक सम है कि इनकी विद साइन वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं। अभी आगे बताएंगे सब हम। एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of product of current and resistance in various arm is 0। नहीं भी समझ में आया? देखो इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, सिग्मा E प्लस सिग्मा
आई आर इज इक्वल टू 0। ये भैया किरचॉफ का सेकंड लॉ है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जैसे मानो मैंने ये पहला लूप ले लिया, कौन सा लूप मैंने लिया, ए बी सी एफ ए, ये वाला। तो इसमें क्या कहता है, इसमें एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एक ही तो है ये, और हर आर्म में फ्लो होने वाली करंट और रेजिस्टेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, I3 R2 I1 R1, इन सभी का प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम ले लीजिए, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये कहता है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको भैया दो तरीके, इसको ऐसे भी लिखा जाता है या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, या एक फॉर्म और है जिसको हम लोग ऐसे भी इसको हम लोग लिखते हैं। ये तीन तरीके से भैया लिखा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे इससे भी बोल सकते हैं, ये भी किरचॉफ सेकंड लॉ है, ये भी सेकंड लॉ है, और ये भी सेकंड लॉ है। ठीक है, तो क्या समझे यहां पर कि भैया किसी भी क्लोज लूप में ईएमएफ और हर आर्म में फ्लो होने वाली करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का समेशन 0 के बराबर होगा। यही भैया किरचॉफ सेकंड लॉ है। ठीक है, ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ है, ये भैया बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भैया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया सेकंड रूल। ठीक है, अभी मेरा मेन मकसद बाकी है भी, ये मत सोचिएगा सर ये तो कुछ पल्ले पड़ा ही नहीं है। भाई किरचॉफ रूल लिखने नहीं आता है, बस इक्वेशन बनाने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है। अब हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये जरा हम लोग देखते हैं। सर्किट आपके सामने बनाया है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसी सर्किट के इक्वेशन बनाते हैं। अब इक्वेशन बनाने में क्या क्या आपको तीन चार रूल ध्यान देने हैं वो देखिएगा। ये तो हो गया दो रूल बस। ठीक है, बस जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग सीखते हैं कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यही भैया सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यही है भैया मेरा काम कि आज हम आपको इक्वेशन बनाना तो एटलीस्ट सिखाई देंगे। देखो आपको करना क्या है, जो भी सर्किट आपको मिला हो उसमें सबसे पहले क्लोज्ड लूप कितने बन सकते हैं ये देखना है। क्लोज्ड लूप कितने बन सकते हैं ये देख लो आप। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, आपको ये कहेगा कि सर्किट गिवन है और इसमें वेरियस आर्म में करंट फ्लो हो रही है। आर्म जो है कहेगा कि करंट बताओ किस आर्म में कितनी फ्लो हो रही है, और सर्किट सब बना होगा आपके सामने। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर को देखते हैं। हमको क्लोज लूप ही चाहिए, ओपन लूप हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने क्लोज लूप वहां पर बन सकते हैं, क्योंकि अभी हम इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं ना। जब हम इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे फिर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कितनी इक्वेशन बनानी है। जैसे यहां पे देखेंगे तो I1 I3 I2 तीन ही तो करंट हैं और तीन ही फाइंड करनी होती है। तो हम मैथ क्या बोलता है, जितनी अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी होती है तो मिनिमम उतनी इक्वेशन हमको बनानी होती है। ठीक है, तो वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन कैसे बनानी है ये तो सीख जाए, फिर कम ज्यादा तो बनाते रहेंगे। देखो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्लोज लूप कौन सा लिया है ये लिख लीजिए। देखो हमने लिया यहां पर क्लोज्ड लूप AFCBA, ये वाला लूप ले लिया। ठीक है, अब आपको जो चलने की स्टार्टिंग पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है वो सेल से स्टार्ट करना है। अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करिएगा वो सेल से स्टार्ट करिएगा, 20 से कहीं नहीं।
कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपको सेल से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आप बनाएंगे सेल से। अब उसके बाद सेल में जो करंट फ्लो होती है आइडियल, वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है इस तरीके से। तो अगर सर्किट इसी तरीके से बना है कि सेल करंट, उस सेल से करंट पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में जा रही है, तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। और अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए, बहुत सारे सर्किट आपको उल्टा देखने को मिलेंगे, तो वहां पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव। ठीक है, अगर ये रूल मेरा ब्रेक होता है कि पॉजिटिव से करंट निकली नेगेटिव पे जा रही है, अगर ये रूल ब्रेक हुआ तो नेगेटिव, अगर चल रहा है रूल तो पॉजिटिव। तो आप क्या लिख दोगे यहां पर, सीधे सीधे E1। ठीक है, अब देखो एक चीज थोड़ा बताना भूल गए कि जो भी क्लोज लूप आपने लिया है उसमें ये देखो कि सेल कितनी लगी हुई है, बैटरी कितनी लगी, एक या एक से ज्यादा। देखो ये मैंने लिया था, इसमें क्या लगा, एक ही सेल लगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज्यादा लगी होती तो, अगर एक से ज्यादा लगी होती तो हम देखते वो किस अरेंजमेंट में जुड़ी है, इस अरेंजमेंट में या इस अरेंजमेंट में। अगर इस अरेंजमेंट में जुड़ी हैं तो E इक्वल टू होता है E1 प्लस E2, ये आपको पता है। और अगर इस अरेंजमेंट में जुड़ी है तो E इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, अभी सामने दोनों केस अभी यहां पे आएंगे। तो भाई दो रूल हम लोग को कौन कौन सीख लिए, सबसे पहले क्लोज्ड लूप सेलेक्ट करना है, फिर अपना उस क्लोज्ड लूप में देखना है सेल कितनी लगी है, एक या एक से ज्यादा। अगर एक लिखिए तो मैंने देखा कि उसका जो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन किधर है, ये मेरा आइडियल होता है। अगर आइडियल तरीके से फ्लो हो रही है, देखो यहां से पॉजिटिव से, तो ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया E1। ठीक है, आप कहोगे सर अगर एक से ज्यादा होती तो कैसे लिखते, अभी बताएंगे, थोड़ा सब्र करो। लगा दो इक्वल। ठीक है, अब आपने क्या मतलब, यहां यही है आपका स्टार्टिंग पॉइंट चलने के लिए। चलिए आप जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो, इधर के चलना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, हम इधर की ओर चलना स्टार्ट कर लेते हैं। जो करंट, आप जो चीज आपको सपोर्ट करती हुई चले वो पॉजिटिव, जो अपोज करने लगे वो नेगेटिव। देखो हम इधर की ओर चल रहे हैं, हमारे चलने की डायरेक्शन में ही करंट भी फ्लो हो रही है, तो यहां पर रेजिस्टेंस आ गया, तो क्या हो जाएगा I3 इंटू R2। ठीक है, ये आपको लिख देना है। यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो इसलिए कुछ नहीं लिखना है, रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट ही हमको लिखना है, बाकी नहीं। आगे बढ़े, ऊपर गए, और इस आर में तो I1 करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, प्लस I1 R1। प्लस इसलिए क्योंकि हमारे चलने की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, पहली इक्वेशन तैयार। आपको पता भी नहीं चला, इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब जरा दूसरे में रूल लगाते हैं और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्लोज्ड लूप लिख लीजिए। क्लोज्ड लूप कौन सा लिया हो आपने, EFCDE। ठीक है, फिर क्या देखना है, उस लूप में कितनी सेल लगी हुई हैं, एक या एक से ज्यादा, भाई एक ही लगी है। ठीक है, फिर देखना है करंट की डायरेक्शन, भाई पॉजिटिव से निकल रही है तो लगेगा प्लस, तो यहां पे क्या लिख देंगे, E2 इक्वल टू लगा दो। फिर यहां से चलना स्टार्ट किया, सेल से चलना स्टार्ट करेंगे ना, यहां चलना स्टार्ट करो, इधर जाएंगे तो क्या आ रहा है, I3 R2। आगे गए, फिर नीचे आ रहे, यहाँ पे क्या है भाई, हमारे चलने की डायरेक्शन में ही चल रही है, तो प्लस I2 R3। इक्वेशन बन गए। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन बन गई। अब हम, अभी हमारा बड़ा वाला लूप बाकी है। देखो अब हम लेते हैं क्लोज्ड लूप AEDBA। आप कहोगे सर इसको लिखने का भी कोई तरीका है, भैया कोई भी आप लूप लिख दो, आप खाली लूप का नाम लिख रहे हो ना, कोई भी लूप खाली नाम जरूरी है, कोई किस इधर से लिख दो चाहे इधर से लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
नाम जरूरी है। अब देखो हमको बड़ा वाला लूप लिया है मैंने। अब देख रहे हो यार इसमें तो 2 सेल लगी हुई है, 2 सेल लगी है ना। अब देखना है वो किस ऑर्डर में जुड़ी है, माइनस से प्लस जुड़ी है या माइनस माइनस जुड़ी है। देखो प्लस प्लस आपस में जुड़ा है, माइनस माइनस आपस में जुड़ा है, ठीक है। मतलब ये रूल अप्लाई हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। मतलब अब क्या होगा, जो ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल टू, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट हम सेल बनाते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट हम सेल से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें तो 2 बनी है, कहां से चलना स्टार्ट करेंगे, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो भैया यहां देखो किसको आपने ज्यादा माना था, आपने E1 को ज्यादा माना था ना, तो आपने E1 से चलना स्टार्ट करना है। जो चीज ज्यादा माने हो अब वहां से चलना स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो तो अब चलते हैं इधर से, इधर चले, ठीक है। अभी कोई मतलब नहीं है I2 किधर जा रही है, क्योंकि इधर तो रेजिस्टेंस है ये नहीं। अब देखो इधर जा रहे हैं, इस आर्म में करंट किधर फ्लो हो रही थी, इस आर्म में इधर फ्लो हो रही थी करंट, और हम किधर जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इधर की तरफ। तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो यहां लगा देते हैं माइनस I2 R3, ठीक है। अब इधर आ गए, फिर ऊपर चल रहे हैं, यहां पे आ गए, इधर आ गए, यहाँ पे हमारी डायरेक्शन, चलने की डायरेक्शन में इधर ही तो करंट फ्लो हो रही थी, तो ये हो जाएगा प्लस I1 R1 इक्वेशन थर्ड। लो भैया बन गए 3 इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि कुछ नहीं था भैया, सिर्फ हमको क्या करना था, 2 से 3 रूल ध्यान देने हैं और हर तरीके से अब इक्वेशन बना सकते हो। कौन से रूल है, पहले सबसे पहले आपको क्लोज्ड लूप सिलेक्ट करना है, नाम लिख लेना है। उसके बाद आपको देखना है उसमें एक सेल लगी है, एक से ज्यादा लगी है। अगर एक लगी है तो उसमें करंट फ्लो होने की डायरेक्शन क्या है, अगर आइडियल तरीके से फ्लो हो रही है तब तो एज इट इज वही रख दीजिए, अगर अपोजिट हो रहा है तो क्या लग जाता है, यहाँ पर माइनस लग जाता, ठीक है। इक्वल टू लगा दीजिए। अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेल से बनाइएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अब चलना स्टार्ट कर दो। जो चीज आपके रास्ते में आपके चलने की डायरेक्शन के साथ साथ मिलते मिलते चले वो पॉजिटिव है, जो आप चलने के अपोजिट मिले वो माइनस हो गया। आपने देख लिया कि हम कितने आसानी से इक्वेशन बनाते चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग भैया देखो इक्वेशन बना दिया आराम से। अब इसमें ये तो हो गया इक्वेशन कैसे बनाता है, अभी एक और एग्जाम्पल लूंगा। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में भी इक्वेशन बनाने को आती है, कहेगा I1 I2 I3 को फाइंड करो आप, ठीक है। तो इक्वेशन तो भैया हमको 3 अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी थी ना, तो 3 इक्वेशन तो बनानी थी, 3 मैंने बना दिया। अब इनको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। भाई इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये तो बस मैथ का रूल है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ट्रिक देखिए, अगर कहीं ऐसा देखने को मिल जाए, जरूर नहीं कि हर सर्किट में आपको मिले, I1 देखो जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये I1 आ रही है, ये I2 जा रही है, यहां दोनों मिलके फिर क्या बना रही है, I3 बना रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर एक इक्वेशन ये भी तो लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। देखो अगर ये इक्वेशन जिस सर्किट में बन जाए तो आपको क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हमको जो इसमें से देखो 1 2 3 4 इक्वेशन बन गए, अब कोई भी 3 लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बता दें जरूरी नहीं है कि हर एक सर्किट में ये वाली इक्वेशन बने, तो आपको देख लेना है, किस्मत अच्छी होती है तो बन जाएगी, नहीं तो हम तो इक्वेशन बनाना तो सीख ही लिए हैं, ठीक है। अब जरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो इसी में ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया,
कभी कभी क्या करेंगे, सर्किट को और कठिन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके इस आर में भी मान लो हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है, लो भैया यहां पर भैया मैंने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है, और सर्किट कठिन बनाते हैं, यहां पर भी मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और सर्किट कठिन बनाते हैं, यहां पर भी हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया, ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंस जोड़ दिए सर्किट को कठिन बनाने के लिए। तो भैया 3 तक ये हो गया था, R4 हो गया, R5 हो गया, R6 हो गया, R7 हो गया, ठीक है। करंट बिल्कुल सेम टू सेम वही है, I1 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 I2 I2 I2, ठीक है। अब जरा रूल अप्लाई करिए, पहले का सबसे पहले क्लोज लूप, उस लूप में जो भी लूप आपने सेलेक्ट किया है कितनी सेल लगी हैं, एक, नेचर इस तरीके से फॉलो हो रहा है, तो E1 इज इक्वल टू, ठीक है, चलना यहां से स्टार्ट किया, रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, I1 R4 प्लस I3 R2 प्लस I1 R5 और प्लस I1 बस, कुछ कठिन नहीं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा इसको से ये आपको बनाना है, ठीक है, ये आपको बनाना है, देखते क्या आती है। ये इक्वेशन मैंने होमवर्क दे दिया आपको, एक बार ट्राई करिएगा कि यहाँ पे क्या बनते हैं, ठीक है, और ये भी मैंने आपको होमवर्क दे दिया, बन जाएगी, क्योंकि इससे पहले वाले में इक्वेशन बना दिया था, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बस ये दोनों इक्वेशन आपको होमवर्क है, आप खुद करिएगा। और एक और चीज़ आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको जो भी बुक आपके पास है उससे इक्वेशन बनाइएगा, उसके क्वेश्चन उठाइए और इक्वेशन बनाइए जो मैंने रूल बताया है, फिर आप दोनों को टैली करिए कि क्या वाकई में दोनों इक्वेशन सेम बन रही नहीं बन रही। देखिए बुक में अलग तरीका होगा, मेरा अलग तरीका है, तो क्या दोनों से सेम इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही, आप खुद देख लोगे रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखो जरा एक और एग्जांपल लेते हैं आपको ये सब क्लियर करने के लिए। देखो आई थिंक आपको इससे ही लगभग क्लियर हो गया होगा कि हाँ इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको थोड़ा सा इक्वेशन की प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। देखो आपकी बात थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट लेते हैं, जितना आप सोच रहे हो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे, एक ये और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसे जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने एक सेल लगा दी, ये जोड़ दिया, ठीक है। नामकरण कर देते हैं A B C D E, पहली सेल E1 हो गया, ये हो गया E2, इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें I3 फ्लो हो रही है। अब देखो जरा I1 से I3 निकाल दी तो इसमें कितनी बचेगी, I1 माइनस I3, ठीक है। यहां से I2 करंट फ्लो हो रही है, ये I2 इधर की तरफ जा रही है, ये I3 इधर की तरफ, ये इतनी करंट आ रही है, तो इस आर में कितनी फ्लो हो जाएगी, I1 माइनस I3 प्लस I2, ठीक है। अब देखो I3 यहां से जा रही है, ठीक है, अब इस आर में क्या हो जाएगी, I2 करंट फ्लो होगी। अब I3 तो इधर जा रही है, इसमें से I2 निकल गई, तो इधर कितनी बची, I3 माइनस I2, ये यहां तक जाएगी, ये नीचे आई, तो इस आर में कितनी बचेगी, I1, ठीक है। नामकरण इसका कर देते हैं, ये R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। ये पूरा हमारा सर्किट कंप्लीट। रूल आपके इस कंप्यूटर में सेव हैं। आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोज्ड लूप, कौन सा,
सबसे पहले क्लोज लूप ले लेते हैं, क्लोज्ड लूप ए बी ई ए, ए बी ई ए, ठीक है। सबसे पहले फिर वही रूल, कितनी सेल लगी हैं, एक, तरीका आइडियल हो गया पूरा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, E1 इज इक्वल टू, यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे। अब देखो जरा, तो I1 माइनस I3 इंटू I2, ठीक है। आगे बढ़े, हमारे चलने की डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा भैया। I1 माइनस I3 प्लस I2, ये R3 हो गया। इधर आएंगे प्लस I1 R1 इक्वेशन फर्स्ट, बहुत आसान है ना। अब जरा सेकेंड लूप ले लेते हैं, क्लोज्ड लूप ए डी ई ए, इसमें भी एक ही सेल लगी हुई है, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करें चलना, तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू I3 R5। अब देखो यहां तक आ गए, ऊपर हमारे चलने की डायरेक्शन में ही है, तो प्लस I3 माइनस I2 R4, ठीक है। इधर आ गया प्लस I1 R1 इक्वेशन सेकेंड, सही है। देखो अब एक इस अलग तरीके का लूप आपको यहां देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये लिया है, ए बी डी ए लूप ले लिया, क्लोज्ड लूप ए बी डी ए। अब देखो जरा, इस लूप में कहीं पर भी कोई भी सेल नहीं लगी है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, हमको क्या भैया सर्किट दिया हुआ, हमको कुछ नहीं करना। अब नहीं है तो नहीं है, क्या लिख देंगे, 0 इक्वल टू, कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दीजिए। मान लो यहां से, तरीका मेरा वही रहेगा। इधर क्यों चल रहे हैं, तो I1 माइनस I3 R2, यहां तक आ गए, नीचे प्लस I1 माइनस I3 प्लस I2 इंटू R3। अब देखो नीचे आ रहे हैं हम, ये जा रहे करंट ऊपर, तो हो जाएगा माइनस I3 I2 R4, और इधर ये भी देखो करंट नीचे जा रही है, हम ऊपर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस I3 R5 क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। तो सारे रूल वही हैं। एक हम ये भी तो दे सकते हैं लूप, क्लोज्ड लूप, कौन सा, CBDC, CBDC, ठीक है। इसमें भी तो सेल लगी ना, तो क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू, नीचे की ओर I1 माइनस I3 प्लस I2 इंटू R3, ये ऊपर जा रहा है तो यहां लग जाए माइनस, I3 माइनस I2 इंटू R4, अब आगे कुछ लगा ही नहीं, तो ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखो एक हम बड़ा वाला लूप भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो यहां पर क्लोज्ड लूप ए डी सी बी ए डी सी बी ए, ये लूप ले सकते हैं। अब ये इसकी जो इक्वेशन बनेगी, ये आपको होमवर्क है, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब यह हमको नहीं लगता आपको इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत आएगी। बस एक छोटा सा काम आपके लिए है कि आपके पास जो भी बुक है उसमें से एक क्वेश्चन को उठाइएगा, मैंने जो रूल बताए हैं उस रूल के बेसिस पर एक क्वेश्चन बनाइएगा, फिर चेक करिएगा क्या हमारी इक्वेशन और बुक में जो इक्वेशन बनी है वो सही है या गलत है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो भैया आज हम लोग इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कहा ना, इस समय जो आपको वीडियो मिल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड टुडेज टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट आपको मिलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो को मिस मत करिएगा।
और भैया साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलिए। और जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं और लगता है नहीं भैया वीडियो बहुत अच्छे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसमें रुपया तो लगता नहीं है। ठीक है, तो इससे थोड़ा जो मेरा जो एक मनोबल है वो उठता रहता है, चलो यार मेरे इस ग्रुप में इतने लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आपको ऐसे ही इजी लैंग्वेज में आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना अच्छे से तैयारी करिए। टेक केयर एंड बाय बाय।